गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना क्लास 12th का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। जैसे कि इस लेसन के नाम से ही आपको जो है स्पष्ट हो रहा है कि ये किसके बारे में है। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे को विशेष रूप से कांग्रेस प्रणाली, यानी कि कांग्रेस जो सरकार थी, कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टी थी, वो किस तरीके से जो है देश के आज़ाद होने से लेकर के और उसके बाद आगे जो है इस लेसन के अंदर पर्टिकुलर क्या बताया गया है। इस लेसन के अंदर बताया गया है कि कांग्रेस जैसे कि देश आज़ाद होता है और हमारे पहले चुनाव आम चुनाव होते हैं, उससे लेकर के आगे तक के समय में, जब तक कि इंदिरा गांधी जी का समय होता है, उस समय तक जो है कांग्रेस किस प्रकार से जो है एक समय समय पर चुनौतियों का सामना करती है और उसके बाद किस तरीके से वो पुनर्स्थापित होती है। ये लेसन उस सारे सिचुएशन से रिगार्डिंग है। ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा कि मैं ये कहती हूँ कि भाई ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है, प्लस में जो है इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी आता ही है। और दूसरा जो है ये इस फर्स्ट सेम का जो है ये सबसे छोटा लेसन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा लेसन है, आप इसको थोड़ा तेज़ी से समझ लेंगे। सबसे पहले तो क्या बताया गया है इसमें कि सबसे पहले ये बताया गया है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय हमारे देश का जो है पहले आम चुनाव होते हैं और उन पहले आम चुनाव के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी जो है स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते सारे देश के कार्यभार संभालते हुए देश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जब तक प्रथम 3 आम चुनाव होते हैं तब तक जो है बहुत सारे मतदाता ऐसे होते हैं जो कांग्रेस के जो है कांग्रेस पर यकीन करते हैं और कांग्रेस को जो है बहुमत के आधार पर सत्ता सौंपते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हम इस पूरे समय को, यानी कि जब तक जो है जवाहरलाल नेहरू जी जीवित थे, यानी कि 1964 तक के समय को हम क्या मानते हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व के काल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जो है 27 मई 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है तो उस समय जो है कांग्रेस पार्टी के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अब क्या होगा। अब क्या होगा मतलब कि अब जो है नेहरू जी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, इस तरीके के प्रश्न जो है सामने आने लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेताओं का तो ऐसा भी मानना था कि कहीं वापस ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी के मरने के बाद हमारा देश वापस फिर से गुलाम हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा फिर से जो है भारत जो है किसी और यहाँ पर जो है राजनीतिक अधिकारों की बजाय लोगों को जो है यहाँ पर चुनाव की बजाय, यानी कि प्रजातंत्र की बजाय यहाँ पर सेना का शासन तो स्थापित नहीं हो जाएगा। इस तरीके की माइंड में जो है लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, जिस समय जो है भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद जो है 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है सब ऐसे सोचते हैं कि ये सब अब इंडिया के बारे में, अब इंडिया का क्या हुआ। उसके बाद जो है बेटा 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये भी आपका एक प्रश्न आता है। तो 1960 के दशक में क्या हुआ था कि उस समय जो है गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन, ऐसे कई सारे ऐसे मसले थे जिनके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा समस्याएं बनी हुई थी कि लोकतांत्रिक प्रणाली जो है उनको सुलझाने में सफल ही नहीं हो पा रही थी और देश जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा था। जैसे जो है हमारा इंडिया जब आज़ाद होता है और उसके बाद जो है 565 रियासतों को इकट्ठा करके और फिर उनको 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उनको कर दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो ये 14 राज्य हैं ये बिखरने लगते हैं और ये जो है क्षेत्रीयता के आधार पर अलग होने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं साथ में ही है, बहुत ज़्यादा लोग जो है निरक्षर थे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, सांप्रदायिकता के नाम से जैसे हिंदू मुस्लिम जो थे यहाँ पर शुरू से ही ये समस्या चलती आई है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर इंडिया में शुरू से ही थी। ठीक है, तो ये सारा लेसन उसके रिगार्डिंग ही है कि किस तरीके से जो है कांग्रेस में जो है जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है और उसके बाद आगामी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कैसे शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो नेहरू के बाद कौन आते हैं, नेहरू के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री आते हैं हमारे, और लाल बहादुर शास्त्री जो है उनको जो है सर्वसम्मति से चुना जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं वह भारत के जो शुरू में क्या होते हैं वो भारत के प्रधान समझौताकार और समन्वयकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वे बहुत सादगी और सत्यनिष्ठा जो है उनकी विशेष योग्यता थी कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग के विचार से ओतप्रोत थे। वो बिल्कुल जो है सोबर तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये सब ने जो है
सब जो पार्टी के अन्य लोग थे उन्होंने सर्वसम्मति से जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुन लिया, लाल बहादुर शास्त्री जी को चुन लिया 9 जून 1964 को। ठीक है, निशान लगा लो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर आ जाते हैं। 9 जून 1964 को शास्त्री जी कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने गए और उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। ऊपर जो है दे रखा है कि 27 मई 1964 को जो है एक्सपायर होते हैं नेहरू जी, और उसके बाद 9 जून 1964 को हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे जो है आगे क्या होता है कि भाई 1964 में ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1965 में क्या हो जाता है हमारे देश में जो है 1965 में क्या हो जाता है कि सूखा पड़ने की वजह से देश के कई भागों में भयंकर अकाल पड़ जाता है, बहुत सारे लोग भूखमरी से के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में साथ ही में एक और समस्या आन खड़ी होती है कि 1965 में ही पाकिस्तान क्या कर देता है, कश्मीर घाटी में उत्पात मचाना शुरू कर देता है। ठीक है, भारतीय जवानों ने उन्हें सीमा पर खदेड़ दिया, तो पाकिस्तान ने जम्मू के छदम्ब क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। ऐसी स्थिति में शास्त्री जी ने पश्चिमी पंजाब की ओर से सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया, और भारतीय सेना क्या हुई, भारतीय सेना लाहौर शहर के निकट तक पहुंच गई। इसके बाद युद्ध विराम हो गया था। ठीक है, 1965 का जो युद्ध था वो पाकिस्तान का युद्ध, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो 1965 का जब युद्ध था तो उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उनकी सूझबूझ से जो है हम भारत जो है पाकिस्तान को पीछे भगाने में कामयाब रहा। लोगों के दिमाग में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए विशेष प्रेम की भावना जो है पैदा हो चुकी थी तब तक। तो लोग जो है उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया, ये भी आपके पेपर में आ जाता है बेटे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा महत्वपूर्ण नारा दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण समझौता होता है, जो ये 65 का युद्ध होता है, इसके बाद जो है 10 जनवरी 1966 को ताशकंद का समझौता कब हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ताशकंद का समझौता जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, जिसके लिए किस देश ने मध्यस्थता की थी, सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी। सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में आकर के एक समझौता वार्ता आयोजित करवाई थी, और जिसके बाद सारा मामला सेटल हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी को है जो है उनकी मृत्यु के पश्चात उनको मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न के पुरस्कार से भी अलंकृत किया। कुल मिलाकर के लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे देश के 19 मंथ तक जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसके बाद जो है शास्त्री जी के बाद जो है जब शास्त्री जी का भी जो है मृत्यु हो जाते हैं, मतलब उनकी तो हत्या कही जाती है एक तरीके से कि उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात जो है कांग्रेस पार्टी के सामने उत्तराधिकार का प्रश्न फिर से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, उनके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा जो है नंदा जी ने क्या किया था, 13 दिन तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो रहे थे। इससे पहले भी जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तब भी जो है उन्होंने ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। ठीक है, इस तरीके से था। तो अब क्या था बेटा, जो कांग्रेस के अंदर जो बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, आप उनके 2-4 के नाम आपको पता होने चाहिए बड़े बड़े नेताओं के, जैसे के कामराज, जगजीवन राम और निजलिंगप्पा। तो ये निजलिंगप्पा थे जो थे, ये इतने जो ये बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने ये सोचा कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो बेटी है इंदिरा गांधी, उसी को जो है अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो है वो नेहरू जी के साथ रहती ही थी और उनके जो है सारे कामकाज में हाथ बटाती थी, तो कहीं ना कहीं उसको इन सारे मामलों की अच्छी नॉलेज भी है। तो इसलिए जो है 1959 में जो है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन चुकी थी जो पहले से ही, हाँ, इंदिरा गांधी जी, उनको जो है फिर देश का अगला प्रधानमंत्री जो है सर्वसम्मति से बनाने की बात कही जाने लगी। ठीक है, कि भाई सब इस बात पर राजी होने लगे कि भाई क्या करते हैं कि सारे जने मिलके ना इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री के रूप में चुन लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। ठीक है, वो कह रहे थे कि नहीं भाई, अब तो मोरारजी देसाई क्या कहते हैं, नहीं भाई अब मुझे बनाओ देश का प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी तो अभी छोटी है, उनका तो जो है इतना उनका जो है राजनीतिक करियर इतना बड़ा हुआ भी नहीं है कि भाई उनको देश का प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए। ठीक है, तो इस बीच जो है उन्होंने मोरारजी देसाई ने अपने लिए जो है प्रधानमंत्री होने के दावे प्रस्तुत किए।
फिर इस कारण से जो है 19 जनवरी 1966 को पार्टी के नेता पद के लिए पहली बार मतदान हुआ और इस मत विभाजन में इंदिरा गांधी के पक्ष में तो 355 और मोरारजी देसाई के पक्ष में 169 वोट पड़े और इस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण किसके बीच में हो गया? शांतिपूर्ण तथा लोकतंत्रीय ढंग से इंदिरा गांधी जी को जो है 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ग्रहण कर ली थी। ठीक है, सन 1967 में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री भी बना दिया गया था। इस तरीके से जो है ये यहाँ तक सेटल हुआ प्रोग्राम कि इंदिरा गांधी किस प्रकार से देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद क्या होता है कि चौथे आम चुनाव के ऊपर आ जाते हैं हम सीधा ही 1964 का, कि किस तरीके से जो है इंदिरा गांधी के 1966 में प्रधानमंत्री बनते ही जब 1967 में देश के चौथे आम चुनाव होते हैं तब सिचुएशन क्या होती है। तो उस समय तक जो है देश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंत हो रहा होता है और वास्तव में वह जो क्या हुई होती है, तीसरी पंचवर्षीय वास्तव में क्या हुई होती है, जो असफल भी हुई होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसके कारण जो है सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि देश के अंदर जो है भूखमरी, बेरोज़गारी और ऊपर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने के कारण जो है और भी कंडीशन ख़राब हो रही होती है और अमेरिका से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही होती है, जबकि पाकिस्तान की मदद चाइना कर रहा होता है। ठीक है, देश जो है वो बुरी तरीके से जो है महंगाई और बेरोज़गारी के जाल में फंस चुका होता है। विदेशी कर्ज़ों के कारण भी जो है देश काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है और इन बिटवीन 1962 में जैसे चीन का हमला और फिर 1965 में पाकिस्तान का भी हमला जो हुआ होता है, उससे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, ऐसे जब जब लगातार जब जो है कि कोई भी राष्ट्र युद्ध की स्थिति में रहता है, युद्ध जो है उसका किसी न किसी कंट्री के साथ चला रहता है, तो उसकी जो है उसके सैनिक खर्चे बढ़ जाते हैं और उसके जो विकास के खर्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं बेटा, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड होता है, उसको कहीं पर भी आप खर्च कर सकते हैं। तो जब देश के ऊपर आपत्ति आई होती है, युद्ध का माहौल होता है, तो ऐसे समय में खर्चा कहाँ पर हो जाता है, सारा खर्चा सैनिक जो है खर्चा हमारा वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसको आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो है रुपए का अवमूल्यन किया जाए, कि भाई रुपए का कीमत को जो है थोड़ा कम करना पड़ा। इसका अर्थ यह है कि देशी मुद्रा का मूल्य घटाकर उसे विदेशी मुद्राओं के यथोचित अनुपात में लाना पड़ा। ठीक है, इस परिस्थितियों के कारण लोगों में बेचैनी, निराशा और संघर्षकारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वे अपना असंतोष प्रकट करने के लिए बंद, हड़ताल, धरना और जुलूस आदि के साधन अपनाने लगे थे। ठीक है, कानून तथा व्यवस्था की इस बिगड़ती स्थिति को संभालने के कारण सरकार विकास कार्यों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। आम आदमी की इस बुरी दशा के कारण साम्यवादी तथा समाजवादी दलों ने सरकार का यह दावा डालना आरंभ कर दिया था कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए। ठीक है, तो सरकार ये कह रही थी कि भाई देश की जो है जितने जो और साम्यवादी यानी कि जो दूसरे दल थे, ठीक है, जो अपोजिशन थे उस समय के दूसरे जो दल थे, राजनीतिक दल थे, वो कह रहे थे कि देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ काम करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटे कि चौथे आम चुनावों के आते आते तक तो जो है देश की राजनीति में विपक्षी दल की भूमिका काफ़ी सक्रिय और राजनीति में बुद्धिमान हो चुके होते हैं बहुत सारे लोग। पिछले दिनों चुनावों का बारीकी से विश्लेषण पर उन्होंने देखा था कि प्रत्येक चुनाव में क्या होता था कि जो ये विपक्षी पार्टी वाले होते हैं इन्होंने ये भी देख लिया होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर जो है कांग्रेस को जो है बहुमत प्राप्त नहीं होता है। कांग्रेस को जो है 45% ही वोट प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी वो सत्ता में क्यों आ जाती है? क्योंकि जो और राजनीतिक पार्टियां हैं उनको तो कुछ भी वोटिंग उनकी हो ही नहीं पाती, उनको किसी प्रकार के वोट्स मिलते ही नहीं है। जैसे देखो ये दिखा रखा आपको कि 1967 में भी जब चुनाव हुए थे तो उसका कैसे असर देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो लोकसभा में 283 स्थान प्राप्त हुए, जबकि उनको वोट कितने डले थे? केवल 40.73% वोट मिले थे, जबकि भारतीय संघ को 35 सीट्स ही मिली थी लोकसभा में और उनके लिए कितने वोट डले थे? 9.41। जब आप इसको पूरे को आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कम लोगों ने जो है इधर वोट और राजनीतिक पार्टियों को वोट डाले हैं। सबसे ज़्यादा वोट जो है इस तरीके से बहुमत नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा वोट, ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट जो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है तरीका कि जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजयी हो जाता है, तो वो वाला स्टाइल मिला करके जो है यहाँ पर राजनीतिक दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
विजय हासिल कर लेता था। ठीक है, जो कैंडिडेट के लिए हम रखते थे ना सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ चलता है कि वही वाला सिस्टम, इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो जब जो है सारा कुछ ये नतीजा निकाला गया कि देश के 55% से भी लोग ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, परंतु फिर भी जो है कांग्रेस क्यों जीत जाती है, क्योंकि और जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए लोगों के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास है नहीं। ठीक है, इसी समय जो है विपक्षी दलों में भी गैर कांग्रेसवाद का जन्म हुआ और उन्होंने एक ही कार्यक्रम अपनाने का संकल्प लिया। और वो कार्यक्रम क्या था बेटे? वो कार्यक्रम था गरीबी हटाओ नहीं, कांग्रेस हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा तो किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, लेकिन ये अपोजिशन पार्टी वालों ने, विपक्षी पार्टी वालों ने, दल वालों ने क्या नारा दिया था कि कांग्रेस हटाओ, कि कांग्रेस को हटाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब क्या सोचा जाने लगा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है गैर लोकतांत्रिक होती जा रही है और वो गरीब आदमी का, आम आदमी का ध्यान नहीं रख रही है, वो केवल पूंजीपति वर्ग का ही ध्यान रख रही है। और जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर पहले वाली नैतिकता नहीं रह गई है। बलिदान की भावना, जो त्याग की भावना जो उस समय के नेताओं में होती थी, जिस समय जो है कांग्रेस बना था, तो अब वो धीरे धीरे क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। और अब कांग्रेस क्या बनती जा रही है? अवसरवादी बनती जा रही है। कांग्रेस की जो स्थिति ऐसे होती जा रही है जैसे उनको मौका मिले और वो जो है बस सत्ता को किसी भी तरीके से हासिल कर ले, ये होता जा रहा था। चौथे चुनाव का जनादेश क्या आता है? जब चौथा चुनाव हो जाता है 1967 में, तो उसका आदेश क्या आता है? यानी कि पीपल वर्डिक्ट इन फोर्थ इलेक्शंस। तो पीपल क्या जो है, जनादेश का मतलब जन मतलब लोग, और आदेश मतलब आज्ञा। ठीक है, तो लोगों ने किस तरीके से वोटिंग किया और उसके बाद वोटिंग के बाद जो है उनको कैसे जो है वो जीते, ये बताया गया है इस टेबल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के लगभग आधे मंत्री चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी लोकसभा में स्थान प्राप्त नहीं कर सके थे। जैसे कि कामराज जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, बिहार के कांग्रेसी नेता के भी सहाय, महाराष्ट्र के के पाटिल और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, ये सब क्या हो गए थे बेटा? ये सब जो हैं सब हार गए थे और जिसके कारण जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगा था कि देखो जो सबसे जो है इम्पोर्टेंट मंत्री अगर वही हार जाए पार्टी का, तो निश्चित रूप से इसका मतलब लोगों के दिमाग में उस पार्टी के प्रति जो है पहले वाली भावना नहीं रह गई है। ठीक है, ये सारा जो है इस तरीके से है और धीरे धीरे क्या होता जा रहा था कि धीरे धीरे कांग्रेस की जो है पहले से क्या होती जा रही थी, दुर्गति होती जा रही थी। और अब कांग्रेस जो है ये चाहती थी कि भाई किसी न किसी तरह से वो अपनी जो उसकी छवि ख़राब होती जा रही है उसको वो संभाले, उसको वो ठीक रखे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खास बात ये हुई कि 1957 में जब है साम्यवादी दल जो था उनके भी कुछ विधायकों से गठबंधन करके गैर कांग्रेस सरकार बना ली थी। तो अन्य राज्यों में क्या थी सिस्टम कि देखो ये यहाँ पर बता रखा है आपके सेकंड पैराग्राफ में कि जब जो है क्षेत्रीय राजनीति में क्या हो चुका था कि क्षेत्रीय राजनीति में जो है क्षेत्रीय नेताओं का प्रभाव पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, मद्रास के एक क्षेत्रीय दल डीएमके, यानी कि डीएमके का फुल फॉर्म क्या है बेटे? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र, कहीं कहीं इसको कशगम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रीय राजनीति में लोकप्रिय हुआ था और इसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। इसकी स्थापना नटराज अन्नादुरई ने की थी। ये आपके पेपर में आ जाता क्वेश्चन कि डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो नटराजन अन्नादुरई ने इसकी स्थापना की थी। इसे अपने बल पर सरकार बनाने का अवसर भी मिला। यह पहली घटना थी जब किसी राज्य में गैर कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और इससे पहले जो है 1957 में भी ऐसा हुआ था। लेकिन 1957 वाला जो था सिस्टम, उसमें तो जो है इन्होंने क्या कर दिया था कि ये जो है इन्होंने ऐसा कर दिया था कि स्पष्ट बहुमत ही प्राप्त नहीं हो पाया था और ये सरकार जो है सत्ता में आती उससे पहले ही साम्यवादी सरकार को इन्होंने गिरा दिया था कांग्रेस वालों ने। ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज़ थी। एक लेखक ने लिखा था कि यदि आप अमृतसर से हावड़ा तक रेल की यात्रा करते हैं तो आपको अपनी यात्रा के दौरान एक भी कांग्रेस द्वारा शासित राज्य में से नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी कि एक समय ऐसा आ चुका था। ठीक है, तो ये सारी जो है सिचुएशन, इन सब से कांग्रेस क्या होना चाहती थी? आम आदमी जो है, कांग्रेस जो है अपने आप को सुधारना चाहती थी, अपनी पार्टी को आगे लाना चाहती थी। ठीक है, और सब जो है भारत की जनता केंद्र तथा राज्यों में कांग्रेस को सत्ता में देखने की अभ्यस्त सी हो चुकी थी। आम आदमी भी यह सोचता भी नहीं था कि कभी कांग्रेस को सत्ता से अलग किया जा सकता है जब ऐसी सिचुएशंस पैदा हो रही थी। ठीक है,
इसके बाद का जो टॉपिक है गठबंधन सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ इसको, ठीक है।